नमस्कार साथियों, मैं भूपेश शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि हमारे क्लास 12th का तीसरी पोएम है, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। आज हम इस पोएम को पढ़ने वाले हैं, जो पोएम के लेखक हैं, कवि हैं पेब्लो नेरूदा। ही वॉज बॉर्न इन 1904 एंड डाइड इन 1973। Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Perel in Chile. पेब्लो नेरूडा जो है नेफ्टाली रिकार्डो रईस बसाल्टो का पेन नेम है और इनका जन्म चिली के पेरल प्रांत में हुआ था। नेरूडा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. पेब्लो नेरूडा की पोएम जो है वह आसानी से समझने वाली पोएम है और वह कहीं से भी कोई भी कम सुंदरता नहीं है, अर्थात उनमें अच्छी सुंदरता है। He won the Nobel Prize for Literature in the year of 1971. उन्हें 1971 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था लिटरेचर के लिए। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. तो इस कविता के माध्यम से लेखक हमें क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात करना चाहता है और हमें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से समझकर, एक दूसरे को समझकर भी कार्य करने की आवश्यकता करता है। तो वो चाहता है कि हमें एक तो चीज़ों को अपने मन में, उन चीज़ों के बारे में विचार करें, इंट्रोस्पेक्ट करें और साथ ही साथ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी कार्य को करते समय। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सब चीज़ में हो, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। क्यों? चलिए आइए आज हम कविता को पढ़ने वाले हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और फिर हम सब लोग शांत हो जाएंगे। लेखक कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे और अब हम शांत हो जाएंगे। यहां पर लेखक ने 12 तक ही गिनने को क्यों कहा? भाई 10 को क्यों नहीं कहा या 100 को क्यों नहीं कहा? क्या बात है इस 12 के बारे में? तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि वहां पर कोई घड़ी वगैरह हो, वॉच वगैरह हो और उस वॉच में क्या है 12 तक के कांटे होते हैं, तो वो चाहता हो कि भाई कहीं ना कहीं सेकंड या मिनट की सुई जो है जब 12 पे आ जाएगी तब तक वो गिनते हैं, या उनकी कोई काउंटिंग की स्थिति होगी कि भाई 12 तक गिनने का वहां पर कोई रिवाज होगा। इसलिए लेखक कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत हो जाएंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. लेखक कहता है कम से कम एक बार सही इस पृथ्वी पर कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी। हम एक बार सब लोग शांत हो जाएंगे, एकदम सब लोग क्या है चुप हो जाएंगे। जिस दुनिया में रहने वाले हर देश के, हर क्षेत्र के जो भी नागरिक हैं, जो भी भाषाएं हैं, जो भी उनकी बोलियां हैं, वो सारी की सारी बोलियां वो नहीं बोलेंगे, तो कम से कम एक समय के लिए इस पृथ्वी पर एक ऐसा अवसर भी आएगा जब कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव्स अवर आर्म्स सो मच। यह कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ही सेकंड के लिए ही सही, लेकिन ये सारे के सारे काम बंद हो जाएंगे। एंड नॉट मूव्स अवर आर्म्स सो मच, और हमारे हाथ इतने ज्यादा मूव नहीं करेंगे। हमारे हाथ मूव करने का मतलब क्या? जितने भी कार्य होते हैं उनमें से 90% से ज्यादा जो काम होते हैं वो सारे के सारे काम किससे होते हैं? हमारे हाथों से होते हैं। तो लेखक ये चाहता है कि कम से कम कुछ ही क्षण के लिए हम सब लोग अपने काम छोड़कर, अपने जो भी कार्य कारोबार हैं उन सभी को छोड़कर शांति से अपने मन को ध्यान लगाएंगे और अपने इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को सोचेंगे, विचार करेंगे कि हमें कैसा होना चाहिए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, एक बहुत ही एक्सोटिक मूवमेंट होगा, बहुत ही अच्छा क्षण होगा। एक्सोटिक का मतलब होता है
क्या मतलब होता है एक्सोटिक का? बहुत ही शानदार, विलक्षण, मोहक मूवमेंट होगा, मोहक बहुत क्षण होगा जो हमें क्या करेगा, हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा। विथआउट रस, कहीं पर भी कोई दौड़ धूप नहीं होगी। विथआउट इंजन्स, विथ वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। लेखक कहता है ये बहुत ही मोहक क्षण होगा, ना यहीं कहीं पर भी भाग दौड़ होगी। रस का मतलब होता है भाग दौड़, कोई भी भाग दौड़ नहीं होगी, कोई भी इंजन नहीं चलेगा। इंजन चलने का मतलब है कोई भी कल कारखाने या कोई भी फैक्ट्री या मोटरसाइकिल या कार वगैरह कोई नहीं चलेगा, सब लोग शांति से एक जगह बैठ जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर एक ऐसे आश्चर्यजनक चीज का अनुभव करेंगे जो हमने आज तक कभी की नहीं। लेखक कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ड हैंड्स। लेखक कहता है वे फिशरमैन जो मछली पकड़ने वाले हैं, जो ठंडे समुद्रों के पास जाते हैं और वहां पर जाकर क्या करते हैं, व्हेल का शिकार करते हैं। वे लोग अब कुछ क्षण के लिए क्या है, शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे, अपने कार्य को बंद कर देंगे और आत्मविश्लेषण करेंगे। तो वे कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन जो व्हेल्स हैं, व्हेल मछली हैं, उनका शिकार नहीं करेंगे, उन्हें परेशानी नहीं पहुंचाएंगे। और वे व्यक्ति जो क्या कर रहे हैं, जो नमक बनाने का कार्य करते हैं, जो नमक इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, और वे लोग भी कम से कम एक कुछ समय के लिए क्या कर पाएंगे, शांति से बैठ पाएंगे और अपने घायल हाथों को देख पाएंगे। शायद आपको पता हो या ना हो, नमक पे काम करने वाले जो लोग होते हैं, नमक में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके हाथ क्या है, घायल हो जाते हैं, नमक से सड़ जाते हैं। यहां तक कि उनके हाथ और पैरों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो जब जब उनकी विदाह संस्कार होता है, मृत्यु होती है, तो उनके हाथ पैर जलते नहीं है, इतनी कठोर स्थिति हो जाती है। लेखक यहां से कुछ और बातें भी हमसे कहना चाहता है। लेखक कहना चाहता है कम से कम वे लोग जो दूसरों को परेशान करते हैं, वे कम से कम कुछ क्षण के लिए उन गरीब विचारों को परेशान नहीं करेंगे जिनको वो परेशान करते आए। या वे गरीब बेचारे जो लोग हैं, कष्ट में जी रहे जो लोग हैं, वे अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपने बारे में सोच पाएंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्हें क्या हो जाता है, करते करते काम क्या है, मर जाते हैं। उन्हें कभी सोचने का अवसर ही नहीं मिलता कि उन्होंने अपना जीवन किस लिए जी रहे हैं। तो लेखक यहाँ चाहता है कि वो कहीं ना कहीं वे सभी लोग अपने बारे में भी सोचें, अपने कष्टों के बारे में भी सोचें जो वो झेल रहे हैं। Those who prepare green wars with gases, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. लेखक कहता है वे लोग जो लोग पर्यावरण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्रीन वार का मतलब होता है पर्यावरण से युद्ध लड़ रहे हैं। हम सब लोग तैयार लड़े हुए, पर्यावरण से कैसे युद्ध लड़ रहे हैं, हम सब लोग पेड़ों को काट रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को खत्म कर रहे हैं, चारों तरफ आग ही आग फैला रहे हैं, और हमें पता है कि एक दिन हम इस प्रकृति को जरूर नष्ट कर देंगे। लेकिन जब प्रकृति नष्ट होगी तो कौन बचेगा? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। अगर हम इस विजय को प्राप्त कर भी लेंगे तो फिर भी कोई बचेगा नहीं, तो उसका मतलब क्या है? और फिर हम बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ बैठ जाएंगे छाया में और कहेंगे अरे देखो अब तो कुछ काम है ही नहीं, प्रकृति पूरी की पूरी हमने नष्ट कर दी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। वे लोग जो पर्यावरण के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, वे लोग जो जहरीली गैसों के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, वे लोग अग्निअस्त्रों से युद्ध कर रहे हैं, ऐसी युद्ध करने के बाद में भी जब उनको विजय प्राप्त कर लेते हैं तो इस युद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचता है। कभी चाहता है कि वे हमें साफ सुथरे वस्त्र पहनकर एक दूसरे भाइयों के साथ बिना कुछ किए वृक्षों की छांव में हमें शांति से बैठना चाहिए, उनकी शांति से हमें शेयर करें। हमें यह चाहिए कि हम लोग क्या करें कि हमें इन लड़ाइयों को छोड़ दें। हमें प्रकृति के साथ जो लड़ाई है,
हम जो गैस फैला रहे हैं, हम जो प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, आग फैला रहे हैं, इन सभी से कुछ नहीं होने वाला। हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक साथ मिलजुल कर अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने पेड़ों की छांव में बैठकर शांति से समय गुजारना चाहिए, और कुछ नहीं। What I want should not be confused with total inactivity। लेखक कहता है कि मैं जो चाहता हूं उसे पूर्ण रूप से गलत नहीं समझना चाहिए, पूरी तरह से नहीं। जो मैं चाहता हूं, सब लोग सोच रहे हैं मैं पूरी तरह से टोटल इनएक्टिविटी की बात करूं, नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इज इट अबाउट। हमें जीवन को समझना होगा। जीवन वही है जो हो रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही जीवन है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं नहीं चाहता कि मेरे क्या है, मेरा मौत के साथ कोई संबंध हो। नो ट्रक विथ डेथ जो है फेज है, उसका फेज का मतलब होता है रिलेशन विथ डेथ। तो लेखक कहता है मुझे मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं रखना है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड आवर आउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। लेखक कहता है मैं मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। यदि हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड वंस कुड नॉट नथिंग, हम नहीं करते हैं एंड और एक क्षण के लिए भी कुछ नहीं करते, तो मान के चलिए परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interpret this sadness of never understanding ourselves and of the threading ourselves with the death। तो लेखक कहता है कि यदि हम क्या नहीं करते हैं, यदि हम अपनी कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और एक क्षण के लिए भी कुछ नहीं करते हैं, तो शायद एक लंबी उदासी को बाधित करते हैं। जो अपने आप को कभी न कभी समझने में असफल होता है व्यक्ति, वह स्वयं को मौत से डरना शुरू कर देता है। उसे खुद का ही डर लगता रहता है कि कभी ना कभी उसकी मृत्यु होने वाली है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन अर्थ एवरीथिंग सीम्स डेड विथ लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज क्या है, कैसी लगती हो, सब कुछ चीजें खत्म साबित होती हो या नष्ट हो गई हो लगती हो, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में प्रकृति की चीजें अपने आप पुनः जीवित हो जाती हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम सब लोग शांत हो जाओगे और मैं चला जाऊंगा। लेखक ने इस प्रकार से इस कविता को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डालेंगे और साथ ही साथ इसमें जो भी लिटरेरी डिवाइस का यूज हो रहा है उसके वीडियोस भी डालेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।